हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक है कक्षा 9 द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 में विषय विज्ञान का जो ये पेपर हुआ है आपका नवंबर माह में। इस पेपर का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे, यानी इसको हल करेंगे। और आप जानते ही हैं ये प्रत्येक माह परीक्षा होती है। पूर्णांक 50 है, समय 1.5 घंटे, और साथ में यहाँ सेक्शन ए में 30 प्रश्न आपको मिलेगा। 30 प्रश्न, लेकिन उसमें से केवल 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और सेक्शन बी में आपको मालूम है कि सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा। 10 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से केवल 5 हल करना है, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये आपको 5 दिया रहेगा, 11 से 15 तक, और इसमें से केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। तो इस तरीके से ये टोटल 50 अंक का आपका पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पूरा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हल करते हैं। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किन 2 राशियों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज हैव द एसआई यूनिट ऑफ केजी मीटर पर सेकंड? तो देखिए, इसमें अगर आप चेक करें कि बल और संवेग का, तो बल का तो ठीक है, लेकिन संवेग यानी दोनों का समान नहीं आएगा, ये आप कह सकते हैं। ऐसे यहाँ संवेग और इसमें भी मतलब ये आपके दोनों ऑप्शन जो हैं गलत है। सी ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो इसमें आ जाएगा। सी ऑप्शन क्यों सही है? देखिए, संवेग जो होता है, संवेग आपको पता है, संवेग P बराबर होता है ये एम इंटू वी। अब m क्या है? m आपको पता है मास है, यानी द्रव्यमान है। और v क्या है? v आपका वेलोसिटी है, वेग जिसे आप कहते हैं। तो मास का तो आप किलोग्राम कह देंगे, और ये वेग बराबर आपको पता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लोग किस में, वही विस्थापन को हम लोग वही लंबाई में ही चेक करेंगे। तो वो मीटर उसकी क्या ही है, तो मीटर, और मीटर हो गया विस्थापन बटे समय का सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, एक तो इसका आ गया। अब आवेग का समझिए, आवेग बराबर क्या होता है? तो बल गुणे समय होता है। आवेग बराबर क्या होगा? आवेग बराबर बल गुणे समय होता है, बल गुणे समय। अब बल का तो आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसको ज़रा समझिए थोड़ा यहाँ से। इसका आवेग बराबर क्या हो गया? बल गुणे समय। अब बल बराबर क्या होता है? F = ma, आपको पता है, m × a।
और समय का तो जान ही रहे हो आप, समय का सेकंड आप कर देंगे अभी। तो चलिए हम साथ में लिखते हैं, टी लिख दे रहे हैं अभी। तो एम इसका किलोग्राम आप कर देंगे, किलोग्राम। और त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर आपको पता ही है कि जब कभी भी अगर आप त्वरण बराबर निकालते हैं तो ये आपका वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी आप इसको लिख सकते हैं m इंटू करके m अपान सेकंड स्क्वायर। और t के लिए ऑलरेडी फिर वही गुणे सेकंड करेंगे। तो एक ये सेकंड है, सेकंड से कट जाएगा, सेकंड सेकंड से कट जाएगा, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग कितना होगा? अब ये तो आसान है, आसान ही है। m द्रव्यमान की वस्तु है और इसका वेग v है, तो संवेग बराबर होता है m इंटू वी। संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग है, द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू वी। तो एम वी क्या हो जाएगा? एम वी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बंदूक का प्रतिक्षेप जो होता है यह संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवेग के। दाब का चौथा प्रश्न देखें, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर आपको पता है कि दाब बराबर ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और बल का तो आपको पता ही है न्यूटन होगा, न्यूटन, मात्रक न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए इसमें कौन सा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन, पानी के घनत्व का मान होता है, पानी के घनत्व का मान जो होता है वह होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक। तो 10 दहा में 100 दहा में 1000, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तो आपको ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका पांचवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को आप देखें, किस ताप पर पानी के घनत्व महत्तम मतलब मैक्सिमम? देखें, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। आप जानते हैं अगर इसको बदलेंगे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो ये लगभग 39.2 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, 39.2 फ़ारेनहाइट में। और ये फार्मूला भी आप याद रखे रहिए कि हम कैसे बदल सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में या रोमर में। तो ये आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस अपान 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर रोमर बटे 4, और ये बराबर केल्विन माइनस 273
केल्विन माइनस 273/5। तो एक दूसरे के स्थान पर अगर जैसे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो केवल इतना लेना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है उसका मान रखिए, फिर सॉल्व करिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, 7वां क्वेश्चन आप जरा देखें, 7 नंबर का क्वेश्चन। कार्य का यसाई मात्रक, कार्य के यसाई मात्रक जूल होता है। अब चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, ठीक है, उसका मात्रक क्या होगा, तो वही जूल ही होगा। तो सिंपल है। और दाब किसका है, दाब का पास्कल होता है, ये दाब का होता है पास्कल। न्यूटन ये बल का होता है, ठीक है, ये सब पता है आपको। वाट शक्ति का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का। ये सब भी जानकारी रखें। 8वां प्रश्न, 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट, 1 वाट बराबर ये आपका 1 जूल पर सेकंड का होता है। ठीक, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आप देखें, 9वां प्रश्न। m तथा 2m द्रव्यमानों के 2 पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। गतिज ऊर्जा पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। अगर हम गतिज ऊर्जा का अनुपात देखें तो प्रथम गतिज ऊर्जा अगर हम मान लें कि के काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, वही अनुपात पूछा है। काइनेटिक एनर्जी ये सेकंड, इसका अनुपात पहले वाला कितना है, केवल m है, केवल m है। तो m के लिए तो आप बस वही लिख दीजिए 1/2 mv²। और जो 2m है उसके लिए 2 गुणे 1/2 mv²। ठीक, तो यहाँ से ये 2 इस 2 को काट दिया, यानी ये तो कट गए, तो mv² भी कट जाएगा, mv² भी कट जाएगा ये। और इसके अलावा आप ज़रा देखें इसमें, अब जैसे 2 से 2 कट गया, mv² 1/2 यही बच रहा है। ठीक, तो 1/2 हो जाएगा, कितना होगा, 1/2। 10वां प्रश्न आप देखें, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है। देखिए, चंद्रमा पर अगर कोई द्रव्यमान होता तब तो वो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भार जो होता है, अगर जैसे चंद्रमा पर कोई वस्तु है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर पूछ रहा है ना। अगर देखिए जैसे ये 1/6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/6 गुना। तो ये याद रखना है कि अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा, तो 1/6 गुना हो जाएगा, इसको जानते रहें। 11 नंबर का प्रश्न आप देखें, वह कोलाइड, यहाँ तक फिजिक्स था, आप केमिस्ट्री आपको मिलेगा। वह कोलाइड अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम, देखिए परिक्षेपण माध्यम एक होता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। जैसे कोलाइड में, जैसे आप वो देखते हैं, जल लेते हैं, विलयन को अभी समझिए। जल में अगर आप चीनी मिलाते हैं तो ये तो आपका शरबत बन गया, एक विलयन बनता है। लेकिन कोलाइड में यहाँ कहा जाता है कि ये विलायक है, विलायक। और ये क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाता है, विलेय। ऐसे ही किसी कोलाइड में जो विलायक होता है, कोलाइड में जो विलायक होता है उसको कहते हैं
परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, देखिए नहीं, उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहेंगे? देखिए, जो विलायक होता है, माध्यम ऐसे याद रखना है, माध्यम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम जो होगा वो विलायक जैसा होगा। कैसा होगा? विलायक जैसा, ये याद रखना है। ये माध्यम यानी विलायक जैसा होगा। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, वह परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था ये आपका विलेय जैसा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता क्या है? ये वायु, तो ये एरोसॉल में मिलेगा। किस में मिलेगा? एरोसॉल में। इसको याद रखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक नहीं है, इसका मतलब भौतिक होगा। तो भौतिक परिवर्तन तो यही पहला वाला है, जल का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक, और लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, पौधों में की वृद्धि, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विलयन है? अब विलयन देखिए, जल में अल्कोहल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण होता है, इसलिए ये विलयन कहा जाएगा। ठीक, धुआं, मिट्टी, स्याही, ये सब विषमांगी है, इसलिए ये सब विलयन नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न आप देखें, उपधातु के गुण। उपधातु जो होता है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आप जानते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में कौन समांग है? समांग यानी समांगी मिश्रण। मिश्रण मतलब कम से कम 2 पदार्थ तो होने चाहिए, है ना। रक्त तो है नहीं, जल तो एक ही पदार्थ है, तो वायु हो जाएगा। क्या? वायु जो है ये आपका समांग है या समांगी मिश्रण है। 16 नंबर का प्रश्न, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित किया जाता है ताकि वह कठोर बन जाए, इसीलिए मिलाते हैं सोना को तांबा में। सोना यानी आपका Au गोल्ड, इसमें मिलाते हैं कापर, जिससे ये कठोर थोड़ा सा हो जाए, बहुत मुलायम रहता है सोना। थोड़ा सा कापर मिलाते हैं जिससे वो हार्ड हो जाए, कठोर हो जाए। ठीक, और 17 नंबर का प्रश्न आप देखें, आयरन का लैटिन नेम तो होता है ये फेरम, और अगर कैलियम पूछा जाए तो ये होता है पोटेशियम का। प्लम्बम पूछा जाए तो ये होता है लेड का। आरम पूछा जाए तो ये होता है गोल्ड का, गोल्ड। ठीक है, सोना, ये सोना, और ये लेड सीसा, और ये पोटेशियम। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, CO का मोलर द्रव्यमान। CO तो कार्बन का तो 14 होगा, ऑक्सीजन का होता है 16, 16, 16, 14, 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो ये ऑप्शन सी 28 है MU। 19 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 है? परमाणुकता मतलब परमाणु गिनिए। देखिए, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 3 इसमें हो गया। इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो ये 4, 1, 5। इसमें 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, ये भी 4। इसमें 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये भी 4। तो परमाणुकता 3 पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए में ही 3 है, और तो 5, 4, 4 हैं। 20वां प्रश्न, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है। देखिए, 22 ग्राम मोल में निकालना है, तो 22 ग्राम द्रव्यमान ग्राम में, और बटे कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। और कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान आप ऐसे निकाल देंगे, कार्बन का होता है 12,
और यहाँ एक ऑक्सीजन 16, 2 का 16 दूनी 32, 32 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44। तो 22/44, तो 22 इक्के 22, 22 दूनी 44, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 मोल। ठीक। 21 नंबर प्रश्न, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? अब यहाँ से बायो आपका स्टार्ट हो गया है। तो समुद्री घोड़ा तो सब जान रहे हो, ये ऐसा लगेगा कि आपको समुद्री घोड़ा है। समुद्र जैसा उसका मुंह होता है, घोड़े जैसा मुंह होता है, और समुद्र में यह पाया जाता है, और होता है ये मछली। क्या होता है? मछली। इसी को आप मत्स्य या पिसीज कहते हैं। तो ये याद रखना है कि घोड़े जैसा इसका मुख होता है, और ये रहता है समुद्र में पाया जाता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो याद रखे रहें। और जो एवीज है इसके अंदर पक्षियाँ आती हैं। रेप्टिलियम है ये रेंक कर चलने वाले, जैसे आपका देखते हैं ये रेप्टाइल्स में आपके ये सांप आ जाएगा, इसके अलावा गिरगिट आ जाएगा, है ना, मगरमच्छ आ जाएगा। ये सब रेंक कर चलने वाले हैं। मैमेलिया में जो मैमल्स होते हैं, जो संतान उत्पन्न करते हैं, दूध पिलाते हैं, है ना, तो मैमेलियन में आ जाएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस जंतु में नहीं पाया जाता? मेरुदंड रज्जु, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द स्पाइनल कार्ड? स्पाइनल कार्ड हर्डमानियम नहीं होता। हर्डमानिया जो है इसमें स्पाइनल कार्ड नहीं होता। जबकि आप देखते हैं ये सांप है, कोबरा, मनुष्य, स्कॉलियोडान, इनमें होता है। 23 नंबर, निम्नलिखित किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? आहार नाल टीनिया हुआ, इकाइनोकोकस हुआ, इनमें आहार नाल नहीं होता। ठीक है। जबकि केचुआ, स्कैरिस और कॉकरोच में आहार नाल होता है। 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता? तो जीवाणु में तो न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। हाँ, बहुत डेवलप्ड, जिसे आप कह सकते हैं कि एकदम सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, लेकिन होता है ना, होता है। तो इनमें से कोई नहीं। अगर यहीं विकल्प में कहीं दिया होता माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दिया होता? माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता, तब ये सही हो जाता, क्योंकि ये जीवाणु में यही नहीं पाया जाता। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जानते रहिए, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का जो पिता हैं वो कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। इन्होंने ही वो भी द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, तो ये कैरोलस लिनियस आप इनको जानते रहिए। इन्होंने ही ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माने जाते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, और अगर इसमें पूछा जाए जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की। किसके केंद्रक? जैसे कोशिका का आप बताएंगे। और वैसे परमाणु का केंद्रक का खोज तो रदरफोर्ड ने किया था, जानते हैं। ठीक। तो इस तरीके से बात अलग अलग है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। इसके अंतर्गत वो पेड़ पौधे आते हैं जिसमें जड़, तना, फूल, पत्ती ये सब पाया जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म आप बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, भोजन में लौह यानी लोहे की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग। लौह खनिज की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसे आप कहते हैं रक्त की कमी। तो क्या आप रक्त की कमी को पूर्ण करने के लिए लोहा का एक टुकड़ा खाक पानी पी लेंगे तो पूरा हो जाएगा? नहीं, ध्यान देना।
लोहा जो होता है उसको हम लोग आयन के रूप में लेते हैं, और वह जो आप खाएंगे वह तो किस रूप में है, परमाणविक के रूप में है। ठीक है, तो उसका आप लोहे के ये कहो कि नट बोल्ट खा लें तो उससे रक्त बढ़ जाएगा, तो ये एकदम गलत बात। आप जानते रहिए कि उसको आयन के रूप में हम ग्रहण करेंगे, तब वो हमारे लिए लाभदायक है। तो एनीमिया हो जाता है लौह कमी से। 28 नंबर प्रश्न देखें, पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो ये हाइड्रोफोबिया के लिए है। हाँ, तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखें 29 वाले में ये इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला कौन सा रोग है? द डिजीज काज्ड बाई डिस्टर्बेंस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इज। तो इसमें आपका जानते हैं आप, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो है यह आपके शरीर में जो शर्करा होता है, शर्करा जो हम लोग शर्करा खाते हैं, मीठे पदार्थ खाते हैं, उसका शर्करा का पाचन करने में सहायक होता है। पाचन करने में अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शर्करा को अच्छे से पचा नहीं पाएगा, तो शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं कि ये डायबिटीज हो जाता है, जिसे हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 30 नंबर का प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न में। निम्न में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म्स इज नॉट अफेक्टेड बाई एंटीबायोटिक्स? तो देखिए इसमें तो सिंपल है, आप जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है इस पर भी प्रतिजैविक औषधि जो है एंटीबायोटिक होता है, जो उसका असर होता है। बैक्टीरिया पर भी होता है, फंगी या फंजाई पर भी होगा, लेकिन यहाँ वायरस पर नहीं होता। विषाणु जिसे आप कहते हैं, वायरस यानी विषाणु पर इसका प्रभाव नहीं होता, प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं होता विषाणु पर, ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव प्रतिजैविक का नहीं होता है। ठीक है, प्रभाव नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसको जानते रहें। और सेक्शन बी के अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये सेक्शन बी में जो आपका यहाँ देखें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं और आप समझ ही जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है सब। जैसे पहला आप इसमें देखें कि पहला क्वेश्चन कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखें। तो सिंपल है, आप इसको जानते ही होंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल से सीधे संबंधित होता है, और उसके द्रव्यमान से ये जो अगर द्रव्यमान से देखें, जो देखिए किसी जो त्वरण की बात हो रही है, किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल से सीधे संबंधित होता है, और उसके द्रव्यमान से ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल ये तो जानते ही हैं कि बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल से सीधे संबंधित होता है। अभी द्रव्यमान हम देखेंगे तो बल बटे त्वरण हो जाएगा, तो त्वरण जो है नीचे आ गया, बल बटे त्वरण द्रव्यमान बराबर। तो
अब तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में। अगर वस्तु के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये द्वितीय गति के द्वितीय नियम से रिलेटेड है। और अगर आप देखें ये दूसरा इसमें, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? तो सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी को सार्वत्रिक नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी का मान, कैपिटल जी का मान कणों की प्रकृति, माध्यम, समय, ताप, स्थान आदि पर यह निर्भर नहीं करता है। इसलिए इसको जानते रहें, किस पे निर्भर नहीं करता? ये कैपिटल जी का मान कण की प्रकृति, माध्यम, समय, ताप, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए यह सार्वत्रिक नियतांक इसको कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। देखें तीसरा क्वेश्चन आप जरा चेक करिए। तीसरा क्वेश्चन, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता, देखिए उत्प्लावकता आप पढ़े होंगे कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है और जिसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। सिंपल है। और ये चौथा प्रश्न, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करना है। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा में अंतर अगर आपको लिखना है तो आपको इसको रुकिए, आपको दिखाते हैं। हाँ देखें, यहाँ आपको मिलेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा में अंतर। कार्य जो होता है यह किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कार्य कहते हैं। कार्य बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य को जूल में हम लोग मापते हैं। अच्छा, शक्ति क्या है? शक्ति, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति को वाट में मापा जाता है। शक्ति कार्य को समय से विभाजित करने के बराबर होती है। और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होता है ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है जो किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय की परवाह किए बिना स्थिर रहती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हाँ देखें, पांचवा क्वेश्चन, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताएं। सिंपल है, तत्व जो होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए यौगिक जो है ये, तो आप बताएंगे यह दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। इसको याद रखना है। और जैसे तत्व आप कहेंगे, तत्व में इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।
118 तत्व कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से दे सकते हैं। और इसका यौगिक में आप दे सकते हैं, बहुत से हैं, जैसे H2O, CO2, N2O, NO2, है ना, बहुत इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अच्छा, छठा क्वेश्चन आप ज़रा देखें, कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी विलयन, देखिए कोलाइडी विलयन जो होता है यह वास्तविक विलयन और निलंबन। कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, और निलंबन, वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का ये स्थिति होती है। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए वास्तविक, ना तो ये वास्तविक विलयन होता है कोलाइडी विलयन, ना ही निलंबन होता है, उसके मध्य का यह होता है, उसके मध्य का यही क्या होता है। अब यह कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं ना, कण का आकार जो होता है वह 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -6 मीटर के बीच का होता है। ये स्थिति इसी के बीच ये होता है, इसको याद रखना है, ठीक। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंपल, ये औसत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक जिसे आप कहते हैं उसका अनुपात होता है, ठीक है। संगार्थोपोडक 3 प्रमुख लक्षण, ये सब आप कर सकते हैं। वर्गीकी अभी मिला था WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, ये सब आप लोग अब कर लेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये न्यूटन का तृतीय गति विषयक, प्रभाजी आसवन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ऑलरेडी बताए भी हैं अभी पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें, ठीक है। संक्रामक रोगों का रोकथाम का उपाय, सब आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।